तो एनवायरमेंटल हिस्ट्री में हमें टाइप ऑफ हाउस के बारे में लिखना है, कच्चा पक्का है, ठीक है। किचन के बारे में लिखना है, वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। लाइट फैसिलिटी किस तरह की है, प्रॉपर फैसिलिटी है ना, ये सारी हम इसमें बातें लिखेंगे, ठीक है। सैनिटरी फैसिलिटी जो है वो इसके बारे में भी पूछेंगे, ठीक है, किस तरह का है। और वाटर सप्लाई क्या है, किस तरह से वो उनके पानी पीने का कहाँ से आता है, ठीक है। गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी जो है वो किस तरह से है कि एडिक्वेट जो है वहाँ पर डिस्पोजेबल फैसिलिटी है या नहीं है, ओपन डिस्पोजेबल होता है, क्या है उनका, ठीक है, क्या मेथड वो यूज़ करते हैं, एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, तो वो हमको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी रहेंगी, जैसे कि आपका टाइप ऑफ हाउस में तो या तो कच्चा है या पक्का है, तो आप उस तरह का लिखेंगे, ठीक है, कि पक्का हाउस है तो पक्का लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर सेकंड आ जाएगा किचन। ये आपको सारे नहीं लिखने हैं और इस तरह से नहीं लिखने हैं, जैसे यहाँ पर एक लाइन में दो दिए हुए हैं तो आपको एक लाइन में एक ही लिखना है, ठीक है। टाइप ऑफ हाउस, फिर कच्चा या पक्का एक आ जाएगा, फिर सेकंड आपका आ जाएगा किचन, किचन में सेपरेट और अटैच, ठीक है। थर्ड आपका जो है वो लाइट फैसिलिटी आ जाएगी, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, जो भी है एक लिखना है आपको। नेक्स्ट वेंटिलेशन, ये भी आपको एक ही लिखना है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। इस तरह से आप ये सारे के सारे जो है पॉइंट लिखोगे। फिर नेक्स्ट आपका सोशो इकोनॉमी हिस्ट्री आ जाएगा। सोशो इकोनॉमी हिस्ट्री में हम बात करें तो इनकम पर मंथ आपको लिखना है, ठीक है। इनकम पर मंथ यानी कि टोटल फैमिली की इनकम कितनी है और उनमें से अर्निंग मेंबर कितने हैं। जैसे कि बच्चे तो कोई अर्निंग करते नहीं हैं, ठीक है, उनका खर्चा करने का काम है, ठीक है। तो अर्निंग मेंबर में जो भी अर्निंग मेंबर है, जैसे हाउस वाइफ भी नॉर्मली जो है वो किसी तरह का उनका अर्निंग सोर्स नहीं होता, उनको भी घर पे रहना होता है, घर के काम करने होते हैं। तो जो भी अर्निंग मेंबर होते हैं उनको लिखना होता है कि 2 मेंबर हैं, ठीक है, टोटल मेंबर 5 हैं, 5 में से सिर्फ 2 ही अर्न करते हैं, तो उन दोनों की इनकम प्लस होकर के यहाँ आ जाएगी टोटल इनकम में। सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका, सर्विस है या फार्मिंग या एग्रीकल्चर है या उनका कोई बिजनेस है, ठीक है। तो वो जो भी है वो आ जाएगा। लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज वो जानते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी, जो भी वो जानते हैं, ठीक है। रिलेशन विथ नेबर्स, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, ठीक है। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री की हम बात करें तो पेशेंट वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। नंबर ऑफ मील पर डे, यानी कितनी बार वो खाना खाते हैं, 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, 4 बार, जो भी उनका पैटर्न है सबका अलग अलग होता है। जैसे कोई ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग टी और डिनर, इस तरह से 4 मील लेते हैं। किसी किसी को आदत होती है सिर्फ वो लंच और डिनर लेते हैं, 2 ही मील लेते हैं, तो जो भी जिसका पैटर्न है वो आपको लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर पर डे जो है, एक एडिक्वेट जो है इनटेक आप लिख सकते हैं, जैसे एक ग्लास हम 200 ml का मानते हैं, तो अप्रोक्स उस हिसाब से जो है आप 1.5 से 2 लीटर का आप बता सकते हैं कि डेली हमारा इनटेक होता है, तो हम 8 से 10 ग्लास के लिख सकते हैं, ठीक है। बेवरेज, टी, कॉफ़ी कोई कितना लेता है, फ्रूट जूस जो है अगर उनका लेना है या वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, डाइट बिफोर इलनेस, यानी कि डाइट जो उनकी इलनेस के पहले कैसी थी, बीमार पड़ने से पहले कैसा खाना खाते थे, और डाइट आफ्टर इलनेस या ड्यूरिंग इलनेस, यानी खाना खाने बीमार पड़ने के बाद कैसा खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका पर्सनल हिस्ट्री आ जाएगा। पर्सनल हिस्ट्री में हम बात करें हाइजीनिक हैबिट्स, तो हाइजीनिक हैबिट्स में किस तरह से वो हाइजीनिक प्रैक्टिस करते हैं, ओरल केयर मेंटेन है या उनका नहीं है, ठीक है। दिन में ब्रश कितनी बार करते हैं, ओरल केयर कितनी बार करते हैं, बाथ कितना जो है उनका फ्रिक्वेंसी है ना, बाउल हैबिट्स कितना है उनका, ब्लैडर हैबिट्स कितना है, यानी यूरिनेशन कितने टाइम जाते हैं, ये आपको लिखना है। स्किन, हेयर, नेयर केयर किस तरह की है, पेरिनियल केयर किस तरह से करते हैं, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। हेल्थ हैबिट्स क्या हैं, स्लीपिंग पैटर्न के किस तरह का है उनका, नाइट में स्लिप करना होता है या कई सारे ऐसे होते हैं जो नाइट में वर्क करते हैं और उनको डे टाइम में वो स्लिप करते हैं, जैसे वॉचमैन वगैरह, शिफ्ट वाइज होता है उनका पैटर्न, ठीक है। तो वो हो सकता है ड्यूरेशन ऑफ स्लिप कितने आवर्स की होती है, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इन डे टाइम, जैसे किसी किसी को दिन में भी टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का, तो वो भी अगर है,
ठीक है। कोई भी स्लीप डिसऑर्डर है, किसी को इस तरह की रिगार्डिंग कोई इलनेस है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ठीक है, तो वो आपको लिखना है कि अगर किसी को यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है, इंसोम्निया जो है, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप या कोई और मेंटल डिसऑर्डर की रिगार्डिंग, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। एलिमिनेशन हैबिट्स लिखेंगे, यहाँ पर ब्लैडर बाउल आ जाएगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी यानी कितने टाइम जो है वो यूरिनेशन के लिए जाते हैं, कितने टाइम डेफिकेशन के लिए जाते हैं, वो आप लिख सकते हैं। और कोई करेक्टरिस्टिक में कोई स्पेसिफिक अगर पेशेंट जैसे बताता है, जैसे आपकी डिजीज़ ही इस तरह की है, जैसे रीनल के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी चेंज हो सकती है, अर्जेंसी आ सकती है, ठीक है, या ब्लड आ सकता है यूरिनेशन के साथ, हिमेचूरिया हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो कंडीशन डिपेंड करेगा कि डिजीज़ किस तरह से रिलेट करती है, ठीक है। तो इसी तरह से बाउल के रिगार्डिंग अगर कॉन्स्टिपेशन है तो दिक्कत आएगी, कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएंगे, या इस तरह की कोई डिजीज़ है, हेमरोइड्स वगैरह, तो ब्लड आ सकता है डेफिकेशन के टाइम। तो ये सब आप यहाँ पर लिखेंगे फिर, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अगर पेशेंट फीमेल है तो लिखना है, मेल है तो नहीं लिखना है, ठीक है। अदर हैबिट्स में आप लिख सकते हैं स्मोकिंग वगैरह जो है उसके बारे में, अगर बैड हैबिट्स है या अल्कोहल कंजप्शन है, ठीक है, टबैको च्यूइंग है तो उनके बारे में, ड्रग एडिक्शन है किसी और टाइप का, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइजिंग पैटर्न किस तरह का है, योगा कोई करता है, मेडिटेशन करता है तो रेगुलर है, किस तरह का है, जिम्नास्टिक कोई जाता है, तो जो भी उनकी हैबिट्स हैं वो आपको एक्सरसाइज की लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ इलनेस, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो चाइल्ड इन इलनेस इन चाइल्डहुड के टाइम कोई इलनेस रही है तो वो आपको लिखना है, एडल्टहुड में कुछ रही है तो वो लिखना है, कोई सर्जरी हुई है तो वो लिखना है आपको, ठीक है। कोई इलनेस जो थी मेजर सीवियर क्रोनिक इलनेस है तो उसका ड्यूरेशन कितने टाइम का रहा वो लिखना है। ट्रीटमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी की सारी कंडीशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रेजेंट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। प्रेजेंट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, तो रीज़न फॉर सीकिंग मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे कि अभी प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, पेशेंट अभी क्यों एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, ठीक है, तो उनके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर ऑनसेट कितने दिनों से अभी की कंप्लेंट है, कि जैसे पेशेंट आज एडमिट हुआ पर उसको 3 दिन से जो है फीवर आ रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है वो आपको लिखना है, यानी कि और क्या कंडीशन है जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हो सकती है। जैसे कि पेशेंट जो है बताता है कि मैंने बाहर खाना खाया था इसलिए उसको जो है डायरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो कंडीशन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टरिंग आ जाती है ना, हाइजीनिक फूड लेने की वजह से, या आउटसाइड जो है वो इस तरह का फूड उसने ले लिया उस वजह से ये हुआ, ठीक है। तो ऐसे कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अफेक्ट ऑफ द सिम्टम ऑफ द डेली लाइफ एक्टिविटीज़, ठीक है, उससे उसकी इंडिविजुअल की क्या डेली लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। रिलीफ मेजर इफ़ एनी प्रैक्टिस बाय पेशेंट, ठीक है। तो कुछ भी रिलीफ कंडीशन, जैसे पेशेंट बताता है कि उसको फीवर आया था तो फिर उसने पेशेंट ने कोल्ड स्पंजिंग करी तो उसका फीवर जो है कम हो जाता है। तो ये इस तरह की कोई प्रैक्टिस, यानी इसे हम कह सकते हैं कि पेशेंट का एजुकेशन लेवल कितना है पर्टिकुलर उस डिज़ीज़ के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या हैबिट से क्या रिस्पॉन्स करता है वो आप बता सकते हैं। पेशेंट नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज़, ठीक है, इसमें भी पेशेंट का नॉलेज कितना है वो हम लिख सकते हैं। जो है पेशेंट का एडिक्वेट नॉलेज है, या जो हम कह सकते हैं कि जो है ब्रीफ नॉलेज है या एफयू नॉलेज है ना। तो इस तरह का आप लिख सकते हैं कि एडिक्वेट नॉलेज है, या बिल्कुल अननॉलेजेबल है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फैमिली मेम्बर नॉलेज कितना है। हो सकता है कि फैमिली में कोई पढ़ा हुआ हो, ठीक है, उसको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें, वो बता सके कि डिजीज़ के बारे में समझता हो, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। हो सकता है कि पेशेंट का जो बच्चे हैं, उसके जो डॉटर हैं, जो उसके सन हैं, उनमें से कोई वेल एजुकेटेड हो, कोई हेल्थ फील्ड से रिगार्डिंग हो, ठीक है, रिलेटेड हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हम लिख सकते हैं। पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर परसेप्शन एंड आउटकम ऑफ डिजीज़, यानी पेशेंट के फैमिली मेम्बर किस तरह के सपोर्ट करते हैं
या बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, ठीक है। कई सारी सीवियर डिजीज़ होती है जहाँ पर पेशेंट के फैमिली मेम्बर घबरा जाते हैं, ठीक है, जैसे कैंसर का नाम सुनकर, ठीक है। तो इस तरह की डिजीज़ में क्या पेशेंट के फैमिली मेम्बर कोऑपरेटिव हैं, अनकोऑपरेटिव हैं, क्या उनका रेस्पॉन्स है, वो सब हम लिख सकते हैं। प्रेजेंट कंप्लेन लिख सकते हैं पेशेंट की, क्या प्रेजेंट कंप्लेन है, सारी कंप्लेन यहाँ पर लिख सकते हैं। पेशेंट की फीवर की कंप्लेंट हो सकती है, कफ की हो सकती है, ठीक है, और उसको जो भी प्रॉब्लम है, एनोरेक्सिया हो सकता है, ठीक है। तो जो भी उसकी कंप्लेंट है वो सारी कंप्लेंट हमको मेजर कंप्लेंट लिखनी है। फिज़िकल एग्जामिनेशन की हम बात करें तो ये कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर जर्नल अपीयरेंस लिखेंगे कि पेशेंट जर्नली कैसा दिखता है, ठीक है, पेशेंट का अपीयरेंस गुड है, ठीक है। तो नॉर्मली पेशेंट जो है वो अनहाइजीनिक हो जाता है, पेशेंट सेल्फ केयर डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, पेशेंट थोड़ा सा टेंस हो सकता है ना। तो ये सारे जो हमको एनजीएस दिख सकता है पेशेंट, तो जो भी उसकी जर्नल अपीयरेंस हमको विजुअलाइज होती है वो लिखनी है। वाइटल साइंस हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी हम वाइटल रीडिंग लेते हैं पेशेंट की या डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो वाइटल्स होने चाहिए वो हम लिखते हैं, ठीक है। हेड एंड नेक का एग्जामिनेशन लिखेंगे, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, इनका एग्जामिनेशन लिखेंगे कि किस तरह से ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है ना। पेशेंट की आई का विज़न नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, पेशेंट को ग्लासेस लगे हुए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। पेशेंट को हो सकता है कि पेशेंट का गला ख़राब हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जो है पेशेंट का नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, डेथ, रिदम, ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी एयरवे क्लियरेंस किस तरह के हैं, ब्रीथ साउंड क्लियर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। कार्डियोवास्कुलर में जो है पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कैसा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है, ठीक है, पेशेंट का पल्स रेट कैसा है, वो सब हम लिखेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में पेशेंट का जो है एपेटाइट, भूख कैसी लग रही है पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट जो है डेफिकेशन के लिए किस तरह से जा रहा है, उसकी बाउल मूवमेंट किस तरह की हैं, ठीक है। तो ये सब जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, या इनके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, जैसे पेशेंट को डायरिया है, तो वो फिर हम डिटेल में लिखेंगे क्या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेशेंट प्रॉब्लम को, या आपकी डिजीज़ ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की है जैसे, तो उसके रिगार्डिंग फिर आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना पड़ेगा कि पेशेंट को जो है उसकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में अल्सर हुए हैं, ठीक है, पेप्टिक अल्सर है। तो जो भी कंडीशन रहेगी डिजीज़ के अकॉर्डिंग वो हम लिखेंगे। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, यहाँ पर भी सेम जो है पेशेंट का अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल आ जाएगा, एबनॉर्मल होगा तो डिजीज़ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर भी नॉर्मल एबनॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में भी नॉर्मल एबनॉर्मल आपकी जो है पेशेंट को, तो आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ तो दी नहीं जाएगी, बट नॉर्मली क्या होता है कि जैसे पेशेंट को कोई भी अगर इंजरी हुई है तो इंजरी के रिगार्डिंग उसको हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिले, तो ऐसा कुछ है तो वो आपको लिखना है। मस्कुलोस्केलेटल, तो मस्कुलोस्केलेटल में फ्रैक्चर, इंजरी, इस तरह के जितने भी होंगे तो वहाँ पर उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट कहाँ पर आता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे आता है, तो उसके रिगार्डिंग आप लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ जो है नॉर्मल फंक्शनिंग आप लिख सकते हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, मूवमेंट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एडिक्वेट मूवमेंट लिख सकते हैं, एडिक्वेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन जॉइंट्स, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम का आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि पेशेंट को स्किन डिजीज़ अगर होगी तो यहाँ पर इंटेग्यूमेट्री सिस्टम के रिगार्डिंग आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह की कोई उसको इंटेग्यूमेट्री प्रॉब्लम नहीं है, स्किन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको नॉर्मल कलर लिखना है स्किन का, किस तरह का उसका स्किन कलर है, ठीक है, फेयर है, ठीक है, या जो है डार्क है, क्या है उसका स्किन कलर, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है पेशेंट को जो है किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन, तो फिर उसके रिगार्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे पैप्यूल दिख रहे हैं पेशेंट को, एक्ने दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं कि क्या प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजीज़, तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको लिखना रहेगा पेशेंट डिजीज़ के बारे में। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, नॉर्मली क्या कोजेज़ है उस डिज़ीज़ के, क्यों डिज़ीज़ हो रही है, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे। तो एक ब्रीफ जो है डिस्क्रिप्शन आपको डिज़ीज़ का यहाँ पे लिखना रहेगा, जो भी आपकी डिज़ीज़ है।
फिर नेक्स्ट है आप मेडिकल मैनेजमेंट लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको इस तरह से टेबल बनानी है। यहाँ पर आपका SR नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ नेम ऑफ ड्रग आ जाएगी, जो भी ड्रग है तो ड्रग के नेम में आपको आगे लिखना है। अगर टैबलेट है तो आप लिखेंगे टैब, ठीक है। टैबलेट है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टैब। और अगर टैबलेट नहीं है, इंजेक्शन है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंजेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। टैबलेट है तो टैबलेट लिखना है, इंजेक्शन है तो इंजेक्शन लिखना है, ठीक है। डोज लिखना है उसका, कितने mg है ना, mg है, मिलीग्राम है, ग्राम है, माइक्रोग्राम है, कितना है वो आपको लिखना है। इंटरनेशनल यूनिट है तो जो भी उसका डोज है उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब डोज आपको लिखना है। रूट क्या रहेगा, अगर टैबलेट है तो ओरली देंगे, ठीक है। पेशेंट कई बार ओरली नहीं होता, NG ट्यूब लगी होती है तो उसको NG ट्यूब से देंगे, ठीक है। तो वो हम रूट मेंशन करेंगे। इंजेक्शन है, IM दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस दे रहे हैं या इंट्रावीनस दे रहे हैं तो वो रूट मेंशन करेंगे। टाइम आपको पता है, जैसे दिन में 2 बार दे रहे हैं तो BD लिखते हैं, ठीक है। दिन में 3 बार दे रहे हैं तो TDS लिखते हैं, ठीक है। दिन में सिर्फ 1 ही बार दे रहे हैं तो OD लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी उसका टाइम है वो आपको लिखना है। इसी तरह से एक्शन यानी कि जैसे आपकी टेबलेट पैरासीटामोल आप लिखते हैं यहाँ पर, है ना। पैरासीटामोल अगर आप लिख रहे हो तो पैरासीटामोल आपकी कितने की आती है, 500 मिलीग्राम की आती है, ठीक है। रूट जो है आप ओरली दे रहे हो पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को आपने ओरली दिया, ठीक है। कब दे रहे हैं, BD दे रहे हैं, और या इसको हम साथ में जो है SOS दे रहे हैं, यानी जब भी ज़रूरत होती है, जब भी बुखार आएगा तब देंगे। एक्शन की बात करें तो ये क्या होती है, ये एंटीपायरेटिक होती है, ठीक है। एंटीपायरेटिक होती है। तो इस तरह से आपको ये पूरी टेबल बनानी है, जो भी मेडिसिन डिजीज़ के रिगार्डिंग हम पेशेंट को देते हैं उनकी, ठीक है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर आपकी इलनेस इस तरह की है जैसे मैंने बताया अपेंडिसाइटिस जो है वो, इसमें सर्जरी होती है, पेशेंट को अपेंडेक्टोमी करते हैं, तो वो आपको लिखना है कि पेशेंट को जो है अपेंडेक्टोमी परफॉर्म्ड हुई है, उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें नर्सिंग असेसमेंट लिखेंगे, क्या क्या असेसमेंट करते हैं। तो पेशेंट का नॉर्मल जो भी आपने असेसमेंट किया है, जैसे हमने असेसमेंट किया कि पेशेंट को जो है उसका ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है, ठीक है। पेशेंट के जो है यहाँ पर पेशेंट को ब्रीथिंग के रिगार्डिंग डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पर हम लिख सकते हैं असेसमेंट में। उसको फीवर आ रहा है तो यहाँ टेम्परेचर लिख सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट किस तरह का दिखाई दे रहा है, पेशेंट का नॉलेज क्या है, पेशेंट को एंजाइटी जो है उसके बारे में असेसमेंट। तो ये सारे असेसमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे, जो जर्नल असेसमेंट होते हैं, जिससे कि हमको डिजीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिले। फिर यहाँ पर हम पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे कि उस डिजीज़ के रिगार्डिंग क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं। तो पेशेंट की जो कंप्लेंट है, जैसे पेशेंट पेन की कंप्लेंट कर रहा है तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस बन जाएगा पेन रिलेटेड टू, जो भी है, हो सकता है उसको फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो रिलेटेड टू ब्रेक डाउन ऑफ द बोन ऑफ अल्ना, ठीक है। कहाँ की बोन उसकी ब्रेक डाउन हुई है ना, तो उसको फ्रैक्चर अल्ना में है तो यहाँ पर आ जाएगा रिलेटेड टू ब्रेक डाउन ऑफ अल्नर बोन, ठीक है। तो जो भी है, या इंजरी हुई है जनरली, कोई बोन ब्रेक डाउन नहीं, या मसल्स इंजरी है, लिगामेंटल इंजरी है, तो पेन रिलेटेड टू जो है इंजरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। सेकंड, पेशेंट को जैसे पेशेंट को इंजरी हो गई तो वो सेल्फ केयर डेफिशिएट हो गया, अपना काम खुद से नहीं कर सकता, है ना, तो हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकता, तो सेल्फ केयर डेफिशिएट रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन या रिलेटेड टू इंजरी, ये सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएगा। थर्ड जो है यहाँ पर हम फिर पेशेंट का कह सकते हैं कि यहाँ पर पेशेंट को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, तो जो भी डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट है, जैसे डायरिया हुआ तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नीड्स आपको लिखनी है। ये आपको थोड़ा सा बुक रेफ़र करना पड़ेगा जो भी आप डिजीज़ देखते हैं, और मैक्सिमम डिजीज़ के तो मैंने आपको बताए हुए हैं क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको ये ड्रॉ करना है यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान इसी तरह से आपको इसी तरह के फॉर्मेट में, इसका चाहे आप प्रिंट निकलवा सकते हैं इस स्पेसिफिक पेज का, नर्सिंग केयर प्लान का, ताकि ये आपको याद रहे। यहाँ पर कम से कम आपको जो है
4 केयर प्लान ऐसे बनाने, यानी ऐसी 4 टेबल बनेगी आपके 4 नर्सिंग डायग्नोसिस के साथ। सबसे पहले आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे, ठीक है। जो भी सब्जेक्टिव डाटा है, जैसे पेशेंट को जैसे फीवर आ रहा है तो पेशेंट कहेगा कि आई फील समथिंग वार्म, ठीक है, आई फील वार्म और आई फील स्वेटिंग, है ना, माई बॉडी इज़ हीट अप। तो इस तरह का जो है सब्जेक्टिव डाटा रहेगा। उसके रिगार्डिंग हमारी जो है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। तो पेशेंट का जो सब्जेक्टिव डाटा था उसके बेस पे हमने ऑब्जेक्टिव डाटा किया है ना। वी आर ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर एंड वी आर राइट द रीडिंग। इफ़ द राइट रीडिंग इज़ द 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन जस्ट यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन डाटा में लिखेंगे टेकिंग टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एंड रीडिंग लिख देंगे यहाँ पर, है ना, क्या रीडिंग आई है वो लिख देंगे। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव डाटा हो जाएगा। नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल रिलेटेड टू, है ना, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल हो सकता है। तो जो भी है यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस बन जाएगी। नर्सिंग गोल क्या हो जाएगा, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मल रेंज, ठीक है, ये हमारा नर्सिंग गोल है। उसके रिगार्डिंग हम प्लान करेंगे, क्या क्या प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम प्लान कर सकते हैं, प्लान टू assess the regular temperature of the patient, plan to provide the cold sponging to the patient, ठीक है, plan to administer analgesics मेडिसिन, ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब एनालिसिस मेडिसिन है, प्लान टू प्रोवाइड द एनवायरमेंटल टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, जैसे कि पेशेंट को जो है हम फ़ैन प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कूलर प्रोवाइड करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो इन सब कंडीशन को, ताकि उसकी जो हीट जो है वो हम कंट्रोल कर सके, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प मिले। तो जो जो भी हमने प्लान किया है उसको हम क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी पेशेंट को वो सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने प्लान किया है, तो वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। रेशनल, क्यों किया हमने ऐसा सब, तो यहाँ पर जो भी इंटरवेंशन है, चाहे कोल्ड स्पंजिंग भी करा रहे हैं तो यहाँ पर टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट को है ना, यहाँ पर हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे रहे हैं तो भी क्या है उसका एक्शन, टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो भी रेशनल होगा, जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रेशनल होता है, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है कि हमने ये क्यों किया, तो कारण हमको यहाँ पर रेशनल में लिखना है। लास्ट में इवालुएशन, हमने इंटरवेंशन किया, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो यहाँ पर हमको लिखना है, ठीक है। आफ्टर द ऑल इंटरवेंशन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, फिर यहाँ पर हम रीडिंग लिख सकते हैं 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो भी हमारे पास रीडिंग आती है जो हमको इंडिकेट करता है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, यानी कि हमारा एवालुएशन जो है वो इफ़ेक्टिव है, हमने जो भी केयर की है, जो भी प्लानिंग की है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन की है वो इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से आपको सेपरेट यहाँ पर कम से कम 4 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हुए इस तरह के 4 केयर प्लान बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 केयर प्लान हो जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट जो है कॉम्प्लिकेशन, जैसे कोई डिज़ीज़ है उसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं तो वो लिखोगे। समरी यहाँ पर लिखोगे आप कि आपको ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, पेशेंट का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, पेशेंट कितने दिन एडमिट रहा, डिस्चार्ज हो गया, किस तरह से वो उसकी कंडीशन इम्प्रूव हुई या कॉम्प्लिकेशन के साथ उसको हायर फैसिलिटीज़ में जो है रेफ़र किया गया, क्या उसका ओवरऑल जो है वो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ समराइज़ करोगे, ठीक है। लास्ट में आप हेल्थ एजुकेशन लिखोगे तो हेल्थ एजुकेशन डिजीज़ कंडीशन के बारे में लिखेंगे सबसे पहले कि पर्टिकुलर डिजीज़ के रिगार्डिंग हम किस तरह से क्या करें तो वो उससे हमको हेल्प मिलेगी, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए वो हम बता सकते हैं। डाइट का एक स्पेसिफिक रोल होता है, तो कई सारी डिजीज़ जो है उनमें डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है ना, तो उसमें किस तरह की डाइट देनी चाहिए पेशेंट को, उसको बिल्कुल जो है शुगर को अवॉइड करना चाहिए, कम से कम शुगर उसको लेनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट शुगर उसको अवॉइड करनी चाहिए पेशेंट को, हाई कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है वो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो डाइट के रिगार्डिंग हम बता सकते हैं, ठीक है।
और पर्सनल हाइजीन यानी पेशेंट अपना हाइजीन का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से पेशेंट अपना हाइजीन मेंटेन करे वो हम बता सकते हैं। मेडिकेशन, पेशेंट को किस तरह से टाइम टू टाइम मेडिकेशन लेनी चाहिए, मेडिकेशन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे ओरल मेडिकेशन ले रहा है तो पेशेंट को कभी भी लेटे लेटे मेडिसिन नहीं लेनी है, हमेशा बैठ करके मेडिसिन लेना है। पहले पानी पीना है 1-2 सिप, ताकि उसका जो एडिक्वेट जो है उसको उसकी जो म्यूकोसा है वो प्रॉपरली जो है मॉइस्चराइज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो आपको बताने हैं। एक्सपायरी चेक करनी होती है मेडिसिन की, क्या जो राइट्स हैं ड्रग मेडिकेशन के उसके बारे में आप पेशेंट को बता सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, एल्कोहल जो है अवॉइड करना, स्मोकिंग अवॉइड करना, टबैको च्यूइंग अवॉइड करना। तो क्या क्या कई सारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस है, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कई सारी डिजीज़ जो है वो लाइफ स्टाइल की वजह से ही होती है, तो वो ऐसी डिजीज़ में लाइफ स्टाइल को किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। फॉलोअप केयर, अगर पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो किस तरह से उसको फॉलोअप केयर लेनी है, ठीक है। और एनी अदर और भी कुछ है तो आप हेल्थ एजुकेशन के पॉइंट जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में आप लिखेंगे बिब्लियोग्राफी, ठीक है, यानी कितनी आपने बुक रेफ़र की है। बिब्लियोग्राफी को मैं आप बता चुका हूँ। अल्फ़ाबेटिकली आप लिखेंगे, जिन ऑथर का जो नाम पहले आ रहा है, ऐसे जिसका नाम पहले आ रहा है वो पहले लिखेंगे, बी उसके बाद में, सी उसके बाद में, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस में आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले ऑथर का नेम आता है, फिर बुक का आप नाम लिखते हो, ठीक है। जो भी आपकी बुक है, जो भी बुक का नेम है, मेडिकल सर्जिकल की बुक है या आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक है या नर्सिंग फाउंडेशन की बुक है, तो बुक का नाम आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके आपको पब्लिकेशन लिखना है, कौन से पब्लिकेशन से वो पब्लिश हुई है, उसका कौन सा एडिशन है, ठीक है, 5th एडिशन है, 6th एडिशन है, वो एडिशन कौन से ईयर में पब्लिकेशन हुआ है, उस ईयर को लिखना है, 2015 था, 2019 है, ठीक है, जो भी है वो आपको लिखना है, ठीक है। और लास्ट में आपको पेज नंबर लिखने हैं। तो इस तरह से आपको बिब्लियोग्राफी लिखते हुए कंप्लीट करना है। ये आपको फॉर्मेट हो गया, टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक जो है मिल रहे हैं बच्चों को, तो ये आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पर आकर के पूछ सकते हैं। कॉलेज खुले हुए हैं, आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, और ये काम आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ताकि आपको जो है कोई बाद में दिक्कत ना आए। अभी आपकी एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है, ठीक है, अभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, तो हम मान के चले कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो जहाँ तक है नवंबर लास्ट तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक होंगे। तो उस कंडीशन में हमें अक्टूबर में ये सारा काम फाइल का कर लेना चाहिए, ताकि बाद में हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहे, है ना। ये जो है ये भी सारी ज़रूरी है आपके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। कभी भी आपका प्रैक्टिकल होगा तो ये बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें कंप्लीट होना, ठीक है। तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन थे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉलेज आ सकते हैं, ठीक है। और अपने जो भी टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज या कल में आपको जो है टॉपिक एलोकेट हो जाएंगे सारे के सारे। तो वो सारे के सारे टॉपिक आपको जो है सारे टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको ये इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक सारे बनाने हैं, बनाकर मुझे चेक करवाने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।